Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management Session 5 Break-Even Analysis Operation Cost Management. Topics to be covered include Introduction, Operation Cost, Economies of Operations, Economies of Scale, Economies of Operations, Economies of Scope. Introduction. Most of the firms today are compelled to be market driven since obtaining sustained business for companies' product. बहुत सी फर्म्स आज कंपेल्ड हैं कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं ताकि उनके कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं. The transformation process with any business adds value and cost to the goods and services output from the system. जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस अपने इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का और वो वैल्यू ऐड कर रही है बिजनेस में. जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो कॉस्ट है फिजिकल कन्वर्जन की, जैसे फॉर एग्जांपल जो मटेरियल प्रोसेसिंग और असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक मेजर पार्ट किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूस हुआ है. और अगर हम ट्रांसपोर्ट में देखें तो जो कॉस्ट ऑफ मूविंग है कस्टमर की वो है सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट कवर करती है इक्विपमेंट जो यूज हुए हैं या फिर जितना भी लेबर एम्प्लॉयड हुआ है. सप्लाई और सर्विस सिस्टम को देखें तो ऑपरेशन फंक्शन है वो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऐड करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में. नो ऑपरेशन कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट comprise those which may be identified separately for each goods or service produced. For example, the cost of the direct material consumed or incorporated and the cost of direct labor involved in the provision of output items or services. डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सको, असरटेन कर सको किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड. अगर फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है. इनडायरेक्ट कॉस्ट और ऑपरेशन ओवरहेड्स आर दोज एक्सपेंसेस which cannot be charged specifically to particular output items, services or in transport. इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम किसी भी प्रोडक्ट से उसको डायरेक्टली असरटेन ना कर पाएँ और आइडेंटिफाई ना कर पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, सपोज़ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है रेडीमेड गारमेंट्स. अगर रेडीमेड गारमेंट की कोई फैक्ट्री है वहाँ पे जितना भी क्लॉथ जो मटेरियल आ रहा है गारमेंट्स और अपैरल्स बनने के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल है. फॉर एग्जांपल सपोज उसमें अगर आप कोई मशीन्स में सेटअप करने में अगर कोई नेल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से डायरेक्टली असरटेन नहीं हो सकती है. जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो इंक्लूड करती है इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट चार्जेस. बल्कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो इंक्लूड करती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आती है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें हमारे पास जनरल कॉस्ट भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होती है और प्रॉफिट भी होता है. डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर. टोटल ऑपरेशन कॉस्ट होती हैं ऑपरेशन ओवरहेड्स प्लस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट.
टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्राइस आ जाता है। फाइनल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के और फैक्ट्री ओवरहेड के। जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है मशीनरी है उनको हम ट्रीट करते हैं ऑपरेशन ओवरहेड्स। मशीनरी कॉस्ट आप इंक्लूड कर सकती हैं कोई भी रनिंग कॉस्ट किसी भी मशीनरी की, या फिर मेंटेनेंस या रिपेयर कॉस्ट मशीनरी की, या फिर अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो भी, जिसको हम एक्सपेंस मानते हैं। इसी तरह हम ऑपरेशन ओवरहेड्स को 3 तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉस्ट किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की या कोई और कंज्यूमेबल्स हैं उनकी कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट लेबर है वो इंक्लूड करती है कॉस्ट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सुपरविजन, टेक्निकल सपोर्ट और इंस्पेक्शन। अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास आ सकता है जो डेप्रिसिएशन है, रेंट है, वेलफेयर कॉस्ट है, वो सब। टोटल ऑपरेशन कॉस्ट 2 तरीके में आप डिवाइड कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है और ना ही वो वेरी करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, वो सेम रहती है। जैसे रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरीज हो गई या पावर कंजप्शन हो गया, ये सब चेंज नहीं होते हैं चाहे आपका प्रोडक्शन लेवल 0 हो या फिर 0 से इंक्रीज होकर 1000 हो या कोई भी यूनिट हो। वाइल जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो इंक्लूड करता है ऐसी कॉस्ट को जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उससे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या पावर। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जैसे क्वालिटी। लेवल ऑफ क्वालिटी क्या है वो डिटरमाइन करती है कॉस्ट। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एफर्ट लगे हैं उसको डिज़ाइन करने में और उसको डेवलप करने में। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग कर्व के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप बना सकते हो कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। प्रोडक्टिविटी, आप ज़्यादा लेवल एफिशिएंसी अटेन कर सकते हो ज़्यादा थ्रू आउटपुट के थ्रू और लेसर वेस्टेज और रिवर्क के थ्रू। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। The increase in efficiency of production as the number of goods being produced increase। Economies of scale का मतलब है कि जो efficiency है production level की वो और भी बढ़ गई है जैसे कि number of जो goods हैं वो increase हुए हैं। Typically a company that achieves economies of scale lowers the average cost per unit through increased production since fixed costs are shared over an increased number of goods। कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स इसलिए अचीव करती हैं बिकॉज जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होता है वो तो कम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो स्प्रेड हो जाती है जितने भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हों। अगर हम एक एग्जांपल ले, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो सेटअप हुई है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स और पावर कनेक्शंस, वर्कफोर्स होगा वो सब ऑर्गेनाइज्ड होगा और तभी कंपनी जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो एकदम लो हो जाता है, वो एकदम गिर जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कि स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ता है वैसे जो वर्कमैन होते हैं वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो जो यूनिट कॉस्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हायर लेवल ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ परचेसेस होते हैं, चाहे प्रोडक्ट्स की हों चाहे सर्विसेज की हों, वो ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो जाती है वो गिर जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस, an analysis to determine the point at which the revenue received equals the cost associated with receiving the revenue। ये एक एनालिसिस है जिसके थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो आपकी रेवेन्यू है वो बराबर हो जाती है आपकी कॉस्ट की। मतलब आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जो टोटल इनकम है वो इक्वल हो जाती है टोटल कॉस्ट की। ये बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट में यूज़ होता है ये कंसेप्ट, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कैटेगराइज करता है वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में। ब्रेक इवन एनालिसिस calculates what is known as a margin of safety, the amount that the revenues exceed the break even point. This is the amount that revenues can fall while staying above the break even point. Break even analysis कैलकुलेट करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो रेवेन्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इसमें हमने ब्रेक इवन एनालिसिस का एक डायग्राम दिखाया है जहाँ पे जो ये रेज हैं B to C ये कॉस्ट है, वेल O to A जो है वो इनकम है। ब्रेक इवन पॉइंट P पे अचीव किया है जहाँ पर जो इनकम है वो कॉस्ट के इक्वल हो गई है, और जहाँ जो पॉइंट O भी है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो पॉइंट हमारा और उसके ऊपर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। एक पॉइंट है जहाँ पे हमने प्रॉफिट अर्न करा है, फिर एक पॉइंट है जहाँ पे हमने लॉस अर्न करा है। जहाँ हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है हमारी इनकम से तब हमने लॉस करा है, और जहाँ हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा हो गई है हमारी कॉस्ट से, वो हमारा प्रॉफिट का पॉइंट है। यही है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें एक्चुअली एक क्वांटिटी बताता है जहाँ पे जो रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाता है टोटल ऑपरेशन कॉस्ट के। ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो पर्सनल होते हैं, स्पेशली जो सीनियर लेवल के होते हैं, उनके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि वो सेलेक्ट करें, चाहे वो प्लांट और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई और अलग इनपुट वेरिएबल्स हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे लेबर हो, उनके रिगार्डिंग हो। एक डायग्राम हमने और यहाँ पे डिपिक्ट किया है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, जहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम कॉस्ट और रेवेन्यू दिखा रहे हैं, बल्कि जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने क्वांटिटी डिपिक्ट कर रहे हैं। Q1 से Q2 तक हमने दिखाया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब जहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। जो 0 से लेकर एक जो कर्व गया है वो हमारा है टोटल रेवेन्यू, और जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो हमारी है टोटल कॉस्ट। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट वहाँ अटेन हुआ है जहाँ टोटल रेवेन्यू एकदम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लेवल पर है। ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ऑपरेशंस मैनेजर्स के लिए, ताकि वो ये डिसीजंस ले सकें कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स उनको प्लांट या इक्विपमेंट में करनी है। जो रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है, ये हमेशा फिक्स्ड नहीं होता है किसी भी लीनियर फैशन में। फॉर एग्जांपल जैसे ही आउटपुट बढ़ता है जो वेरिएबल ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है, और एक तरह से वो फ्लैट हो जाती है ऑपरेशन जब स्टेबलाइज होते हैं। अगर हम रियल बिजनेस सिचुएशन को देखें, अगर कोई कंपनी है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो एक टाइप का प्रोडक्ट और सर्विस मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं उनके पास एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके रखे।
वो लीवरेज अटेन कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि चेंज हो सकती है, हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम टू रिड्यूस कॉस्ट। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन, economies of scope, an economic theory stating that the average total cost of production decreases as a result of increasing the number of different goods produced. Economies of scope एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो बताती है कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही जो डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तब बहुत से बिजनेस होते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फोर्स्ड होते हैं कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होए ताकि वो अचीव कर सकें हायर वॉल्यूम्स, ना ही सिर्फ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू। एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल जो ऑपरेशन सिस्टम होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इसको ही हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहते हैं। अगर आप बहुत ही एफिशिएंट मशीन सेटिंग डेवलप कर रहे हो या री अरेंज कर रहे हो अवेलेबिलिटी, या मटेरियल्स इशू कर रहे हो, या वर्कमैन की एबिलिटी को एडजस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए या मल्टी स्किल ऑपरेशंस के लिए, तो ऑपरेशंस बहुत ही फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, McDonald's can produce both hamburgers and French fries at a lower average cost than what it would be cost two separate firms to produce the same goods. जो मैकडोनल्ड्स है वो दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, हैमबर्गर्स भी प्रोड्यूस करता है और फ्रेंच फ्राइज भी प्रोड्यूस करता है। वो उसकी जो कॉस्ट होती है इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए वो कम होती है। अगर हम उसको कंपेयर करें, अगर दो अलग फर्म, एक फर्म हैमबर्गर प्रोड्यूस करी है और एक फर्म फ्रेंच फ्राइज, अगर हम उनसे कंपेयर करें, दिस इज बिकॉज मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज शेयर द यूज ऑफ फूड स्टोरेज, प्रिपरेशन फैसिलिटीज एंड सो फॉर्थ ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये इसलिए होता है, उनकी कॉस्ट इसलिए कम होती हैं बिकॉज वो शेयर करते हैं जो उनका फूड स्टोरेज होता है या फिर जो प्रिपरेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं। मेथड्स ऑफ अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कुछ तरह तरह के मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को अचीव कर सकते हो। पहला है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है मर्जर्स और चौथा है लिंक्ड सप्लाई कर्व। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होता है वो रिजल्ट होता है यूज़ करने का फ्लेक्सिबल प्रोसेस या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्योंकि क्या होता है जो ये सिस्टम होते हैं वो फास्ट स्पीड अलाउ करते हैं और बहुत फास्ट होते हैं और बेसिकली लो कॉस्ट होते हैं स्विच करने से, एक प्रोडक्ट को स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे जाने में। जो प्रोड्यूसर हैं वो ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ नए प्रोडक्ट्स की अपने प्रेजेंट लाइन में, और ये पॉसिबल होता है कि प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सेम इक्विपमेंट से या सेम मशीनरी से, अगर उनका इक्विपमेंट परमिट करता है उनको, वो कंफर्ट लेवल और इजी होता है मार्केट की डिमांड को चेंज करना। इससे क्या होता है जो स्कोप होता है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डाइवर्सिफाई करना, मीन्स एक्सपैंड कर जाना बहुत सारे बिजनेस में। जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है वो रिजल्ट करती है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, जिसको हम कई बार इकोनॉमीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अगर कोई फर्म है वो एक्सटेंड कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज या रिसोर्सेज को या अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को ताकि वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सके, तब ये स्ट्रेटजी में ऑपरेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग किसी बिजनेस में अचीव हो सकती है अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई एक्सपर्टाइज एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। जो बिजनेस हैं होते हैं वो अपनी ऑपरेशनल स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, इवन वो अपनी
प्लांट फैसिलिटीज़ भी शेयर कर सकते हैं, अपने नो हाउ, इक्विपमेंट्स और भी जो एसेट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो भी सब शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल हो गई, इमेज हो गई, या फिर कॉर्पोरेट कोर कॉम्पिटेंस हो गई, या किसी की एक्सपर्टाइज हो गई, वो सब भी चीज़ें शेयर हो सकती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कैलनिक्स एक कॉरपोरेशन जो होता है, जो पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पेपर बनाती है बहुत सारे यूज़र्स के लिए। वो प्रोडक्ट टारगेट करती है, स्पेशली वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट, या फिर हॉस्पिटल, या फिर चिल्ड्रन फैमिलीज, या फिर इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो अभी न्यूली बॉर्न हैं, या फिर वुमेन को। वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फेशियल टिश्यूज से लेकर पेपर टॉवल्स तक वो बनाते हैं, हगीज डाइपर से लेकर वाइप्स तक वही बनाते हैं, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं सर्जिकल यूज़ के लिए। जो कंपनीज होती हैं, इनका जो रॉ मटेरियल इनपुट होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, यहाँ तक कि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और जो लॉजिस्टिक चैनल होता है, वो सिमिलर होता है। मर्जर्स मीन्स एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कंबाइन हो रहा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में देखें तो जो मर्जर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इसका रिजल्ट है। जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो कई बार कंबाइन हो जाती हैं एक दूसरे से, ताकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्चे आ रहे हैं वो शेयर कर सकें। जैसे कि हेंडरसन और कॉकबर्न ने कंडक्ट किया था एक रिसर्च 1996 में, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं ड्रग डिस्कवरी में, उन्होंने रियलाइज करी थी तब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। लास्ट इज लिंक्ड सप्लाई चेन्स। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो हैं वो आज लिंक्ड सप्लाई चेन्स को भी लेकर आ सकती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स में ला रही हो, चाहे रॉ मटेरियल सप्लायर्स में हो, चाहे होलसेलर्स में, डिस्ट्रीब्यूटर्स में, रिटेलर्स में, या भी जो बहुत सारे वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनमें। प्रोडक्टिविटी गेन, वेस्ट रिडक्शन और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट अचीव हो सकता है अगर आप इंटीग्रेट कर दो कोई वर्टिकल सप्लाई चेन को। ये जो इम्प्रूवमेंट आती है ये एबिलिटी से आती है कि क्या एबिलिटी है कि वो कितनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं ऑपरेट करके दो या दो से ज़्यादा बिजनेस। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो होती हैं वो एक फर्म को मदद करती हैं कि वो अपने रिस्क को कम करें। Now we have certain questions. Do it yourself. What are the types of operating cost? What kinds of factors influence them? Next is, what is economies of scale? That's all for this session. Thank you.